सच्ची जासूसी कहानियां। भूमिका। ये संग्रह भारत की स्वतंत्रता के बाद सन 1960 के दशक में छपा था। उस समय के समाज की समस्याएं और पुलिस की कार्यक्षमता में आज जैसी प्रगति नहीं हुई थी, परंतु कुछ बातें जीवन में हमेशा एक जैसी रहती हैं। इसलिए इन कहानियों से उस समय के समाज के बारे में पता चलता है, साथ ही यह भी अंदाजा लगता है कि इन मामलों में हमने कितनी प्रगति कर ली है। पुलिस कार्यों से संबंधित इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसमें संकलित समस्त कहानियां ऐसे अपराधों पर आधारित हैं जिनकी देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक जांच पड़ताल की जा चुकी है। रोचक होने के साथ ही इन कहानियों से पाठकों को इस बात की भी जानकारी हो सकेगी कि अपराधों का पता लगाने में पुलिस को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपराधों की जांच में पुलिस को कितनी लगन, सूझबूझ और धैर्य से सफलता मिलती है, इसका वास्तविक चित्रण अधिकांश कहानियों में किया गया है। उदाहरण के लिए सान्याल हत्याकांड में एक अपराधी का पता लग जाने पर उसके बयान के आधार पर 4 अन्य अपराधी पकड़े गए। फिर भी चारों अपराधियों को हत्या से संबंधित करने और उनका अपराध साबित करने के लिए पुलिस को वैज्ञानिक जांच के आधार पर सब प्रमाण एकत्र करने पड़े। इस अपराध में पुलिस को घटनास्थल पर कांच के टूटे गिलास के टुकड़े प्राप्त हुए थे और जब पुलिस अधिकारी की तेज निगाह एक अपराधी की पतलून पर पड़ी तो उसे वहां कांच के कुछ टुकड़े झलकते दिखाई दिए, जिससे उसका अपराध साबित किया जा सका। इसी प्रकार फाटक के बाहर बरामद चप्पलों से एक अन्य अपराधी की उपस्थिति साबित की जा सकी। एक अन्य अपराध में घटनास्थल पर पुलिस को कॉपी का एक फटा हुआ पन्ना प्राप्त हुआ। रद्दी कॉपी के इस सुराग से ही डकैतों के एक पूरे गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। हत्या के एक अपराध में कमरे से खून के दाग मिटाने के लिए अपराधियों द्वारा उसकी पुताई कर दी गई थी, फिर भी वैज्ञानिक जांच द्वारा कमरे में खून के दाग ढूंढ निकाले गए और इस प्रकार अपराध की समस्त कड़ियां जोड़ने के बाद पुलिस न्यायालय द्वारा अपराधी को समुचित दंड दिला सकी। चोरी के एक अन्य मामले में पुलिस को घटनास्थल पर कोई ऐसा सुराग न मिल सका जिसकी वैज्ञानिक जांच द्वारा अपराधी का पता लगाया जा सकता था। इस अपराध में संदिग्ध अपराधियों के कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखी गई और यह सूचना मिलते ही कि उनमें से एक ने चोरी के तुरंत बाद कई नई वस्तुएं खरीदी हैं, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ लिया गया। अपराधियों को पकड़ने और न्यायालय द्वारा उन्हें दंड दिलाने में शीघ्र कार्रवाई करने के साथ ही साथ पुलिस को वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अपराध की समस्त कड़ियों को अपनी कार्यकुशलता और सूझबूझ से जोड़ना पड़ता है। हमें यह न भूलना चाहिए कि जनता के सहयोग और समर्थन के बिना कोई भी पुलिस संगठन अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। इस पुस्तक में संकलित अधिकांश कहानियों में ये दिखाया गया है कि सद्भावना और समर्थन द्वारा हम पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कार्य में महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। मुझे आशा है कि अपराधों की इन सच्ची कहानियों के प्रकाशन से जनता को यह मालूम हो सकेगा कि हमारी सुरक्षा और कल्याण के लिए पुलिस कर्मचारी किस प्रकार निष्ठापूर्वक दिन रात व्यस्त रहते हैं। यदि जनता और पुलिस को एक दूसरे के निकट लाने में ये कहानियां किसी भी रूप में सहायक सिद्ध होती हैं तो इस पुस्तक के प्रकाशन से एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य की पूर्ति हो सकेगी। निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। भानती का कोप। क्या भानती के कोप से बंद बक्से से गहने आदि गायब हो सकते हैं? गुलबर्ग के पुलिस थाने के अधिकारी के सामने यह एक विकट समस्या थी। गुरप्पा एक दिन साहस करके गुलबर्ग के सहायक पुलिस अधीक्षक के कमरे में जा पहुंचा। क्या बात है? सहायक पुलिस अधीक्षक श्री राजेश्वर ने पूछा। हुजूर, मैं लुट गया, गुरप्पा ने डरते हुए अपना दुख प्रकट किया। श्री राजेश्वर ने उसे ढांढस देते हुए कहा, शांत होकर मुझे पूरी बात तो बताओ। हजूर, मैं निजामाबाद की एक दुकान में नौकरी करता हूँ। कई वर्षों से मेरी बूढ़ी माँ यहाँ मजदूर बस्ती में अकेली रहती है। लगभग 15 दिन हुए। एक दिन जब वो खेत पर गई थी तो उसके बंद बक्से से सब गहने और अन्य कीमती वस्तुएं निकल गईं। क्या तुमने थाने में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाई? श्री राजेश्वर ने पूछा। लिखाई थी सरकार, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि चोरी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अच्छा, घबराओ नहीं, मैं खुद जांच करूंगा। श्री राजेश्वर ने इस चोरी की जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर को साथ लिया और स्वयं मजदूर बस्ती की ओर चल दिए। गुरप्पा के घर पहुंचने पर श्री राजेश्वर ने उसकी मां गुणदम्मा से पूछा, क्या तुम अकेली रहती हो? हाँ सरकार, बुढ़िया ने उत्तर दिया। तुम्हें आस पड़ोस के किसी व्यक्ति पर चोरी करने का संदेह तो नहीं है? नहीं सरकार, ये तो भानती देवी का कोप है। गुणदम्मा ने श्री राजेश्वर को समझाते हुए कहा, मैं तो शुरू से गुरप्पा को समझाती रही हूं, लेकिन ये हमारी बात मानता ही नहीं। भला देवी के कोप से गायब हुए गहने कहीं मिल सकते हैं? ठीक है,
तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन गहने कैसे गायब हुए, ये तो बताओ। इसके बाद हम देवी को प्रसन्न करने का उपाय करेंगे, श्री राजेश्वर ने गुणदम्मा को समझाते हुए कहा। क्या बताऊं सरकार, 1 महीने से देवी रुष्ट हैं। घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। एक दिन जब मैं सवेरे सोकर उठी तो मेरी चारपाई के नीचे सिंदूर में रंगे हुए कुछ फूल, गंदे बाल, नींबू के टुकड़े और फटे चिथड़े रखे थे। इन सब विचित्र वस्तुओं को देखते ही मैं डर से कांपने लगी। मैंने ये सब चीजें यलमा को भी दिखाई और उसने मुझे बताया कि किसी ने भानुमती देवी को सिद्ध करने के लिए ये सब किया है। यलमा कौन है? पुलिस अधिकारी ने बीच में ही प्रश्न किया। पड़ोस के ही मकान में तो रहती है, गुणदम्मा ने उत्तर दिया। फिर क्या? उसी दिन मैं यलमा के साथ मंदिर गई और बड़ी देर तक वहां देवी से रक्षा करने की प्रार्थना करती रही, मगर लगता है देवी ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, गुणदम्मा ने दुखी होकर बताया। फिर क्या हुआ? श्री राजेश्वर ने उत्सुकता से प्रश्न किया। फिर वही हुआ जो मेरी फूटी तकदीर में बदा था। गुणदम्मा ने लंबी सांस खींची और बोली, एक दिन जब मैं शाम को खेत से वापस लौटी तो दरवाजे के सामने सिंदूर छिड़का हुआ था। जब दरवाजा रवोलकर कमरे में घुसी तो मेरा माथा ठनका। लकड़ी के बक्से पर भी सिंदूर फैला था। मैंने डरते हुए बक्से के ताले का खोला और गहने की पोटली ढूंढने लगी। पोटली तो मिली गई, किंतु उस पर भी सिंदूर छिड़का हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथों में अपनी पोटली खोली और माथा पककर बैठ गई। देवी के कोप से पोटली के गहने गायब हो गए थे और उनके स्थान पर फल, नींबू के टुकड़े, राख और गंदे चिथड़े रखे हुए थे। गुणदम्मा चोरी का विवरण सुनाते हुए फूट फटकर रोने लगी। उसके जीवन भर की संचित पूंजी गायब हो चुकी थी। रो मत माए, श्री राजेश्वर ने बुढ़िया को शांत करते हुए पूछा। फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत यलमा को आवाज दी और उसे सब चीजें दिखाईं। वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। उसने भी इसे देवी का कोप बताया, और जब देवी ही रूठ जाए तो मनुष्य का क्या बस। ये सब बकवास है, गहने किसी ने चुराए हैं, गुरप्पा ने अपनी मां की बात काटते हुए आवेश में कहा। पुलिस अधिकारी श्री राजेश्वर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उनकी समझ में न आ रहा था कि इस रहस्यपूर्ण चोरी में किसका हाथ हो सकता है। गुणदम्मा को इस बात का पक्का विश्वास था कि उसके गहने देवी के कोप से ही गायब हुए हैं। उन्होंने गुणदम्मा की पड़ोसिन यलमा को बुलवाया। उसने गुणदम्मा की बात की पुष्टि करते हुए भानुमती देवी के क्रोध के किस्से सुनाने प्रारंभ कर दिए। बातों बातों में श्री राजेश्वर ने बड़े आत्मीय ढंग से यलमा से पूछा, क्या तुम पर भी कभी देवी का कोप हुआ है? मैं प्रतिदिन नियम से देवी की पूजा करती हूँ और उन्हें प्रसन्न रखती हूँ, यलमा ने उत्तर दिया। इसके माने तुम्हें इस प्रकार का कभी कोई अनुभव नहीं हुआ? नहीं, कुछ महीने पहले एक बार मुझ पर भी देवी का कोप हुआ है, यलमा ने उत्तर दिया। कैसे? श्री राजेश्वर ने उत्सुकता से प्रश्न किया। एक दिन जब मैं दोपहर को सो रही थी तो अचानक मुझे ऐसा जान पड़ा कि कोई मेरी पीठ पर जलती हुई उंगलियां गड़ा रहा है। मुझे पीठ पर बड़ी जलन मालूम हुई और मैं उठ बैठी। मैंने तुरंत अपना सलूका उतार कर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सलूके में पीछे 8 छेद हो गए थे। वो सलूका अब तक मेरे पास पड़ा है। क्या तुम वो सलूका दिखा सकती हो? श्री राजेश्वर ने आश्चर्य से पूछा। यलमा उठकर अपनी कोठरी में गई और कुछ ही देर में एक सलूका ले आई। उसकी पीठ पर सचमुच 8 छेद थे। श्री राजेश्वर ने उलट पलट कर उसे देखा और पूछा, क्या उस दिन तुम सलूके के नीचे कोई चोली नहीं पहने थी? यलमा ने उत्तर दिया, हाँ, सलूके के नीचे जो बॉडी मैं पहने थी उसमें भी छेद हो गए थे। क्या उसे दिखा सकती हो? यलमा फिर उठकर अपनी कोठरी में गई और कुछ ही देर में एक चोली ले आई। निस्संदेह उसमें भी 8 छेद थे। उसे देखते ही श्री राजेश्वर मुस्करा पड़े। उन्हें उन छेदों से भानुमती का रहस्य मालूम हो गया। सलूका और चोली को एक साथ रखकर देखने पर मालूम हुआ कि दोनों वस्त्रों में अलग अलग स्थान पर छेद हैं। श्री राजेश्वर को विश्वास हो गया कि भानुमती के कोप की यह सब कहानी यलमा की बनाई हुई है और गुणदम्मा के गहने गायब करने में यलमा का ही हाथ है। यलमा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में ले जाकर जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने बचाव का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में यलमा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस को बताया कि उसी ने गुणदम्मा के बक्से से गहनों की पोटली निकाली है और उसे अपने घर के आंगन में गाड़ दिया है। यलमा के बताए हुए स्थान से सब गहने बरामद हो गए। पुलिस अधीक्षक की सतर्कता से चोरी का भेद खुल गया। कहानी यहीं समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें।